वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के ई आचार्य लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज बताऊं कि हमारे बीच जो एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। हमारे बीच हैं डॉक्टर कीर्ति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। इस ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत खुशी होगी कि हम लोग ने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है कि जिसको हम लोग डिस्कशन पैनल के थ्रू हम लोग अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके क्वेरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उनके समस्याओं का हम समाधान कर सकें। तो आज का जो शीर्षक होगा वो ये होगा कि सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, यूनिवर्स। मीन्स क्या कि रिसर्च मेथडोलॉजी में जो सैम्पल एंड सैम्पलिंग की जो टेक्निकलिटी है, वो टेक्निकलिटी को हमारे स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे और इसका बेसिक निहितार्थ क्या है, बेसिक कॉनोटेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने एक्सपर्ट जो हमारे पास जो मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जैन साहब, एक बहुत ही जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये होता है कि सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में से मैं सबसे पहला जहाँ से स्टार्ट होता है सैम्पलिंग प्रोसेस वो यूनिवर्स का होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये यूनिवर्स क्या होता है, क्योंकि हमारे बीच शोध छात्र और छात्राएं भी मौजूद हैं। उनके मन में और उनके जहन में एक समस्या उठती है कि सबसे पहले यूनिवर्स को हम समझें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स को आप क्लियर करें। डॉक्टर सिंह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए कि अनुसंधान में वो न्यादर्श का चयन करना चाहता है, लेकिन न्यादर्श का चयन करने के लिए उसे ये पता होना चाहिए कि मैं न्यादर्श मेरा आएगा कहाँ से, और न्यादर्श आएगा कहाँ से तो उसको अपने अनुसंधान का जो शीर्षक है उस शीर्षक पर अगर वो नज़र डाले तो वो देखेगा कि उस शीर्षक में ही उसे जो न्यादर्श चयन करना है वो न्यादर्श किसी एक बड़े व्यापक क्षेत्र से चयन करना है। और जब तक उसको व्यापक क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, उस व्यापक क्षेत्र में ज़रूरी नहीं है कि वो जो मुझे चाहिए वही मिले, जो नहीं चाहिए वो भी उस व्यापक क्षेत्र में आ सकता है। तो उस व्यापक क्षेत्र का ज्ञान जब उसको हो जाता है तो उसे लगता है कि हाँ, मैं एक समष्टि में अपने आप को पा रहा हूँ। ये यूनिवर्स है जिसको हम समष्टि कहते हैं। जैसे उदाहरण की दृष्टि से हम बात करें कि एक अनुसंधानकर्ता किसी राज्य के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर कोई शोध करना चाह रहा है, तो उस संपूर्ण राज्य के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी उसके जहन में आएंगे, तो ये एक उसका समष्टि हुआ। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में उसका समष्टि जब तक उसको ज्ञान नहीं, तब तक वो उसके भीतर नहीं जा सकता। मैं रोकना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे बीच, आपको खुशी होगी कि हमारे बीच बहुत सारे शोधकर्ता और शोध छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। मैं आपको परिचय करवाना चाहूँगा कि हमारे बीच ये विजय कुमार जी हैं, फिर शौकत अली जी हैं, और प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं, और लाजवंती जी हैं। इन सभी के जहन में एक क्वेश्चन ज़रूर है, और मैं खास करके विजय जी का एक ये इंडिकेशन है कि वो शायद यूनिवर्स पे कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। तो विजय जी, आप ये पूछिए कि आप यूनिवर्स से संबंधित आपका क्या प्रश्न है। सर, मेरा पहला प्रश्न है सर, जो मेरा शोध टॉपिक है, A study of status, problems and prospects of persons with mental retardation with special reference to legislative framework in India। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्या समष्टि होगी या यूनिवर्स क्या होगा। आप अपने टॉपिक में जो पर्सन्स विथ मेंटल रिटार्डेशन पर शोध करना चाहते हैं, है ना जी, और उन्हीं के आप स्थिति को, समस्याओं को, भविष्य को, इन सबको जानना चाह रहे हैं जी। तो पहले आपके जहन में क्या प्रश्न आएगा कि भाई ये मेंटल रिटार्डेशन वाली पॉपुलेशन क्या है जी, है? जी जी। तो जब तक आप उस पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डेशन पर एक दृष्टिपात नहीं करेंगे जी, तब तक आप अपने शोध के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते जी। तो पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डेशन आपका एक समष्टि हो गया, यूनिवर्स हो गया। बहुत अच्छा। खास करके मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने पूछा कि यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स से जस्ट एक एसोसिएटेड टर्म है पॉपुलेशन, जिसको जीव संख्या या जनसंख्या भी कहते हैं। तो मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो पॉपुलेशन है,
पॉपुलेशन यूनिवर्स से एक छोटा एंटिटी है और यूनिवर्स के दो पार्ट हैं, एक तो नोन पार्ट और दूसरा अननोन पार्ट। तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मौजूद हैं डॉक्टर जैन साहब कि बेसिकली कुछ पार्ट नोन भी हैं और कुछ पार्ट अननोन भी हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, तो हो सकता है कि चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन की जितनी भी पर्सन्स हैं इंडिया में वो यूनिवर्स है और उसके कुछ पार्ट्स नोन भी हो सकते हैं और कुछ पार्ट्स अननोन भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी जानकारी में भी कुछ हो सकते हैं और इनकी जानकारी में कुछ नहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जो यूनिवर्स का जो नोन पार्ट है उस नोन पार्ट को हम पॉपुलेशन कहते हैं और यूनिवर्स का जो नोन पार्ट जो पॉपुलेशन है ये आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्लेस रखती है। आपको समझना चाहिए कि बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है यूनिवर्स में और पॉपुलेशन में। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा और शायद आपको समझ में आ भी रही होगी कि जो यूनिवर्स का में दो पार्ट हैं, एक अननोन पार्ट और दूसरा नोन पार्ट। तो जो यूनिवर्स का जो नोन पार्ट है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बाद एक जहन में ये प्रश्न उठता है कि पॉपुलेशन के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो सैंपल का है। अब सैंपल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं रिसर्चर के बीच, खास करके जो लेमैन पर्सन्स के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। तो एक सबसे पहले मैं ये भी प्रश्न पूछना चाहूँगा, हमारे बीच जो डॉक्टर कीर्ति सिंह मौजूद हैं, कि डॉक्टर कीर्ति मैडम कि ये सैंपल क्या होता है? सैंपल बेसिकली पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक मिनिएचर होता है। आप देखेंगे कि जब हम शोध करते हैं हमारे पास समय का भी अभाव होता है, संसाधनों का भी अभाव होता है। ऐसी स्थिति में जो शोधार्थी होता है उसको वो अपनी जो स्टडी है वो पूरी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकता, वो उसका एक छोटा मिनिएचर लेता है, उसे हम सैंपल कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। शायद ये प्रश्न उठता है हमेशा कि हमारे बीच जो शौकत अली जी हैं जो ज्योग्राफी के पीएचडी के स्टूडेंट हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से, और इनका प्रश्न ये है कि शायद सैंपल क्या है। मैं चाहूँगा कि वो अपना प्रश्न खुद ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शौकत जी। थैंक यू सर। मैम, मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो ये है कि हाड़ौती प्रदेश के जो ग्रामीण अधिवास है उनका भौगोलिक विश्लेषण। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो ये टॉपिक है इसमें सैंपल क्या होगा? आपको उनका ज्योग्राफिकल स्टडी करना है। तो जो आपने इससे पहले वाली जो टर्म बोली थी आदिवासी रूरल सेटलमेंट, वो एरिया आपका सैंपल होगा। आपको समझ में आ गया समष्टि क्या है? जी, हाड़ौती मेरा यूनिवर्स होगा। उसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो मेरा पॉपुलेशन होंगे। उन पॉपुलेशन में से जो आप पिक करेंगे उसे हम सैंपल बोलेंगे। बहुत अच्छा। जैसे कि आपका प्रश्न था कि हाड़ौती के आप सेटलमेंट के टाइप्स का स्टडी करना चाह रहे हैं कि किस किस तरह के और कितने तरह के सेटलमेंट्स हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि सेटलमेंट्स के भी बहुत टाइप होते हैं, खास करके अर्बन एरियाज़ में अलग और रूरल एरियाज़ में अलग, और ख़ास करके वहाँ का जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है और ख़ास करके जो उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है कि उस एरिया का क्या सेटलमेंट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो हाड़ौती में तो बहुत तरह के सेटलमेंट्स हैं, वो सारा सेटलमेंट्स तो यूनिवर्स होगा, ठीक है। और आपका एक स्पेसिफिक पार्ट है जिस पार्ट आपको पता भी है कि ये पार्ट जिस पार्ट पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो पॉपुलेशन है, और पूरे पॉपुलेशन का स्टडी करना भी शायद शौकत अली जी आपके लिए संभव नहीं होगा क्योंकि समय भी कम है और संसाधनों का भी अभाव है। तो उसमें से भी जो सेटलमेंट का टाइप आप चूज करेंगे, या आप कन्वीनियंट के आधार पे या फिर रेंडमाइजेशन के आधार पे, तो वो आपका सैंपल हो जाएगा। बहुत अच्छा। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, और सैंपल के बाद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। तो हमारे बीच जो एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा। डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रिसर्च में बेसिकली सैम्पलिंग फ्रेम एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है और मेरे हिसाब से और रिसर्चर के हिसाब से भी ये एक जानना चाहिए कि बेसिकली सैम्पलिंग फ्रेम क्या है और सैम्पलिंग फ्रेम का सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि यदि सैम्पलिंग फ्रेम के टेक्निकलिटी को यदि एक रिसर्चर जानता है तो बखूबी वो अपने रिसर्च प्रोसेस में, रिसर्च स्टडीज़ में वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक रिसर्चर को किस तरीके से समझना चाहिए कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। डॉक्टर सिंह, जहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन को समझा, आपके प्रश्न में 2 भाग हैं। पहला भाग ये है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है और दूसरा भाग ये है कि
इस सैम्पलिंग फ्रेम की उपयोगिता क्या है और इसका शोध में या रिसर्च में इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सैम्पलिंग फ्रेम सुन के ही मन में हमारे थोड़े से घबराहट आ जाती है कि ये तो पॉपुलेशन समझ में आ रहा था, ये सैंपल समझ में आ रहा था। ये सैम्पलिंग फ्रेम एक टेक्निकली कैसे, ये कैसा टेक्निकल वर्ड आ गया जिसकी की मीनिंग नॉर्मली हम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली पॉपुलेशन का एनलिस्टमेंट होता है। जो पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी यूनिट्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं उनका एनलिस्टमेंट होता है। और इसकी ज़रूरत इसलिए होती है हमें कि जब तक हमें पॉपुलेशन की हर एक यूनिट पता नहीं होगी कंफर्मली कि यही यूनिट्स इस पॉपुलेशन में, यही यूनिट्स मिलकर इस पॉपुलेशन को बनाती हैं, तब तक हम रैंडमाइजेशन का काम नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। और रैंडमाइजेशन करने के लिए हमें पूरे यूनिट्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सैम्पलिंग फ्रेम की आवश्यकता आपके कहने का शायद ये तात्पर्य है कि मान लिया जाए कि हम हाइपोथेटिकल लेते हैं कि जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में खास करके यदि देखा जाए तो 26 लेटर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम यदि 26 को यदि हम पॉपुलेशन मान लें तो यानी कि A B C D से लेकर के Z तक, यानी कि ये जितना एनलिस्टमेंट है ये सैम्पलिंग फ्रेम है, यही सैम्पलिंग फ्रेम है। ओके, तो हमारे बीच जो शोध छात्रा मौजूद हैं प्रज्ञा त्रिपाठी जी। प्रज्ञा त्रिपाठी जी, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, तो आपका क्या प्रश्न है? आप पतंजलि मिश्रा से पूछें और हम लोग भी सहयोग करेंगे। थैंक यू सर। सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है स्टडी ऑफ हेमिस्फेरिक डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू देयर करिकुलम। सर, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि सैम्पलिंग फ्रेम को बनाते समय यहाँ पे मैं किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखूँगी? सैम्पलिंग फ्रेम को बनाते वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने पॉपुलेशन से बहके ना। जैसे कि सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स यदि आपके पॉपुलेशन को कंसिस्ट करते हैं तो सेकेंडरी स्कूल के ही स्टूडेंट्स का इनलिस्टमेंट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि आपका पॉपुलेशन सेकेंडरी स्कूल हो और आप सैम्पलिंग फ्रेम बनाते समय सेकेंडरी स्कूल से बाहर जाके कोई दूसरे क्लासेस के बच्चों का एनलिस्टमेंट कर दें। तो क्योंकि यदि आप किसी बाहर के सैम्पलिंग यूनिट को आप अपने पॉपुलेशन में कंसिस्ट करेंगी तो फिर आप रैंडमाइजेशन से लगा के और जनरलाइजेशन तक में आपके एरर्स आएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि पॉपुलेशन का एनलिस्टमेंट पॉपुलेशन के बेस पे ही होना चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है कि पतंजलि शायद इनको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, खास करके यदि हम सैम्पलिंग के टाइप्स की बात करें तो उसमें एक रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम, जिन पे हम आगे जिक्र करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब हमारे पास सैंपल के जितने भी यूनिट्स हैं उनका कंप्लीट लिस्ट हमारे पास नहीं होता है तो शायद हम पर्पजिव सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि कभी कभी होता है कि पॉपुलेशन की सारे लिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं होते हैं और वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसर्चर के पास वक्त कम होता है, संसाधनों की कमी होती है। तो इस संदर्भ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ ही यूनिट्स को जान पाते हैं और कुछ यूनिट्स को नहीं जानते हैं। ऑफ कोर्स जिन यूनिट्स को नहीं जान पाते हैं उसका सिलेक्शन तो हम कर ही नहीं सकते। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो कंप्लीट पॉपुलेशन का एनलिस्टमेंट है और जब तक कंप्लीट सूची को आपके पास जब तक कंप्लीट सूची उपलब्ध नहीं होगी तब तक ऑफ कोर्स आप सैंपल को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। जैसे अभी पहले शोधकर्ता ने पूछा था कि हाड़ौती अधिवास रूरल एरिया है ना, तो अब यहाँ जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यूनिट्स, अब यहाँ वो हाड़ौती क्षेत्र में जो यहाँ व्यक्ति रह रहा है तो उसको तय करना पड़ेगा कि हाड़ौती क्षेत्र में अभी भी आया है या इतने वर्षों से रह रहा है, या उसको मैं हाड़ौती क्षेत्र का मानूंगा, यहाँ जन्म लिया है उसको हाड़ौती क्षेत्र का मानूंगा, मैं किन किन को हाड़ौती क्षेत्र का मानूंगा और फिर किन को रूरल बैकग्राउंड का मानूंगा। ये सब यूनिट्स हो गए। जब तक वो रिसर्चर ये डिसाइड नहीं करेगा तब तक वो फ्रेम नहीं, उसको कहेंगे फ्रेम, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें तब ताकि वो अलग जाके उसको निर्देश कर सकता है ना? ठीक है। फ्रेम का मतलब खांचा और उस खांचे में सभी की जानकारी होनी चाहिए। बस सिंपल सी। बहुत अच्छा। अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद डॉक्टर अखिलेश कुमार, एक जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सैम्पलिंग क्या है, और सैम्पलिंग की जब हम चर्चा करते हैं तो रिसर्चर के मन में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटी तो हम रिसर्चर को ये बताना चाहते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है और सैम्पलिंग को कैसे ये समझें। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया
कि सैम्पलिंग के टेक्निक्स क्या होती हैं। तो वह मेथड, वह विधि जिसके थ्रू हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, अपनी स्टडी के लिए सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एक बड़े पॉपुलेशन से उसका एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारी स्टडी कन्वीनियंटली और एक्यूरेटली हो सके, उसको हम सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक सामान्यतः अगर ब्रॉड कैटेगरी हम बताएं तो रैंडम सैम्पलिंग होगी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। जैसा कि सामान्यतः धारणा ये व्याप्त है कि रैंडम सैम्पलिंग का अर्थ होता है कि बिना किसी रूल के किसी को भी सिलेक्ट कर लेना रैंडम सैम्पलिंग है, कि बिना किसी नियम के हम एक पॉपुलेशन से अगर सैंपल ड्रा करते हैं तो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये धारणा उतना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है जितना ये है कि सैंपल, रैंडम सैंपल का मतलब बिना किसी रूल के होने की बजाय, बिना किसी बायस के, बिना किसी प्रेजुडिस के अगर हम सेलेक्ट करते हैं कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड का फॉलो करके, तो उसको हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं रोकना चाहूँगा डॉक्टर अखिलेश कुमार, कि जैसा आपने कहा कि पॉपुलेशन में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है वो सैंपल होता है, और पॉपुलेशन से सैंपल निकालने की जो प्रक्रिया है ये सैम्पलिंग है। तो इसमें दो पार्ट आपने बताया कि एक तो रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। लोगों की अवधारणा वाकई होती है कि रैंडम का मतलब होता है कि बहुत हैफेजर्डली आपने सैम्पलिंग के जितने भी यूनिट्स हैं उनको आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया कि वो नियमानुसार ही होना चाहिए, यानी कि प्रेजुडिस्ड या बायसनेस नहीं होना चाहिए और सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। और नॉन रैंडम जो है वो जस्ट उसका एंटीथेसिस है रैंडम सैम्पलिंग का। तो इसमें खास करके हमारे बीच जो लाजवंती, जो एजुकेशन की शोध छात्रा है, इनके मन में कुछ प्रश्न हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड, की सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड। तो लाजवंती जी, आप अपना प्रश्न रखिए। थैंक यू सर। मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो है कि प्राथमिक स्तर के जो शिक्षार्थी हैं उनमें जो गणित दुश्चिंता है उसके मनोशिक्षण जो कारक हैं उनके बारे में पूछना चाहते हैं। उनके बारे में आप सैंपल किस मेथड से सेलेक्ट करेंगे, आप शायद ये जानना चाहती हैं? मेथड, सैंपल साइज सर, मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम सैंपल साइज ये एक डिबेट का विषय है कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए। हालांकि कुछ विद्वानों ने फॉर्मूला दिया है कि उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करें, लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि किसी एक पार्टिकुलर फॉर्मूले के आधार पर जब आप सैंपल साइज बनाएंगे, मान लीजिए मैंने एक रिसर्च लिया है और मेरा सैंपल साइज उस फॉर्मूले के अनुसार काफ़ी बड़ा आ रहा है, लेकिन मेरे पास ना तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अलाउ कर रहा है कि मैं इतना समय दे सकूं उस रिसर्च में, और ना मेरे पास इतना समय है, तब आप क्या करेंगे? ऐसे में हम आते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और जो एक एडिक्वेट रिसर्च हो सकता है, कितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ये तय करना होता है कि सैंपल। और एक सवाल मेरे मन में है, और ख़ास करके जब मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं यदि शोध छात्र या छात्रा के रूप में होता तो क्या होता, तो सबसे पहले तो शायद लाजवंती जी को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि सैम्पलिंग का टाइप क्या होगा सबसे बड़ी, कि हम परवजिव सैम्पलिंग लेंगे या फिर हम रैंडम सैम्पलिंग लेंगे। तो पहला प्रश्न तो मेरे तरफ से ये है कि इनका जो शोध विषय है उस पे क्या टाइप होना चाहिए आपके हिसाब से? जी धन्यवाद सर। जैसा इनका शोध का विषय है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति जो दुश्चिंता होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो ऐसे में ये प्रारंभ में तो एक रैंडम सैंपल लेंगे जिसमें कि कुछ स्कूल सेलेक्ट करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग में भी अगर हम आगे जाएं, जो कि हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के लिए मोटा मोटी मैं बताना, आप बताइए कि इनको स्टार्टिंग में रैंडम या स्टार्टिंग में ही नॉन रैंडम जब ये शुरू करें तो एडवाइजेबल है कि ये रैंडम सैम्पलिंग करें। उसके बाद फिर चूंकि ये उन बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं जिनके मन में गणित के प्रति दुश्चिंता है जी, तो ऐसे में इनको पर्पसिव सैम्पलिंग यूज करना होगा, उन बच्चों को सिलेक्ट करके जिनके मन में गणित के प्रति दुश्चिंता है। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बताना चाहता हूँ मैं, कि रैंडम सैम्पलिंग को अगर ऑब्जेक्टिवली हम देखना चाहें कि रैंडम सैम्पलिंग वास्तव में है क्या, तो कर्लिंगर ने 3 तरह के कंडीशन बताए हैं कि रैंडम सैम्पलिंग के लिए मस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी वो सैम्पलिंग रैंडम होगी। पहला कि आपका पॉपुलेशन का साइज जो है आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा कंडीशन है कि आपके सैंपल का साइज आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें से कितने लोगों को लेना है। बिल्कुल, आप लोग नोट करें और ज़्यादा बेहतर होगा
क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्ट एडवाइस है कि रैंडमनेस के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो जैसा कहा इन्होंने कहा कि सारे यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे पतंजलि मिश्रा ने भी कहा कि सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, और डॉक्टर साहब, और तीसरा जो उसका इम्पोर्टेंट है कि एवरी सब्जेक्ट जो है आपके पॉपुलेशन का, उसके पास इक्वल और आइडेंटिकल चांस होने चाहिए ताकि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सके। टू बी चोजन। बहुत बढ़िया। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग इसके कॉन्ट्ररी, अगर आप इन तीनों रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं और सैम्पलिंग करते हैं, देन दैट इज ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन दोनों प्रकार के सैम्पलिंग का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जब आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग सामान्यतः करते हैं हम, और जब आप क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, तो यूजुअली हमें रैंडम सैम्पलिंग की ओर देखना होता है। अब इसमें एक जनरली जैसे अभी तक हम लोगों ने यूनिवर्स, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पल, सैम्पलिंग टेक्निक, इन सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पे डील किया। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं यूजुअली सुनता हूँ कि कभी कुछ लोग पैरामीटर की बात करते हैं, कभी कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि जो रिसर्च स्कॉलर्स, आप लोग बिल्कुल इसको देखिए कि जो भी पॉपुलेशन का जो भी एट्रीब्यूट्स होता है, पॉपुलेशन के जो भी गुण मौजूद होते हैं, राइट, उस गुण को हम पैरामीटर कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्स, पॉपुलेशन, सैम्पल, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग टेक्निक, ये सब अभी तक हम लोगों ने जिक्र किया। रिसर्चर के मन में एक बहुत ही जो वैलिड क्वेश्चन है वो आता है कि पैरामीटर क्या है, और पैरामीटर के अलावा एक और फैक्टर और एक कॉन्सेप्ट आता है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे शोध छात्र जो नए जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो विजय जी और संजय जी और विजेंद्र जी और मिराज, इन सब के मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि ये सभी शोध छात्र हैं और सबके अपने अपने प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन का जो एट्रीब्यूट है, उस पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट को हम जनरली पैरामीटर कहते हैं, और जो सैंपल का जो एट्रीब्यूट होता है या सैंपल के जो गुण होते हैं, जो स्टैटिस्टिकली जिसको हम क्वांटिफाई करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में वही डिफरेंस है, जो डिफरेंस एक रियल व्यक्ति में है और एक इमेज में है, और इन दोनों के बीच वेरिएंस भी होता है, जिस वेरिएंस को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। तो पहला प्रश्न जो रिसर्चर की तरफ से जो हमारे पास जो मौजूद हैं, विजय जी, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग एरर, इसके संदर्भ में या इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी आपकी हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। पैरामीटर के बारे में फिर से बताएं। जैन साहब, मैं चाहूँगा कि आप फिर से एक बार फोकस करें कि पैरामीटर क्या होता है, और ताकि विजय जी को अपने शोध कार्य में काफ़ी मदद मिले। देखो विजय, जैसा डॉक्टर सिंह ने भी बताया था कि दोनों में कुछ गुणों की बात की गई है ना, गुण, एट्रीब्यूट्स की बात की गई है, और आपके पास दो परिस्थितियां हैं, एक तो पॉपुलेशन है और आपका सैंपल ड्रॉ हुआ उसी पॉपुलेशन में। तो अब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं और आपके सैंपल के एट्रीब्यूट्स हैं। अब क्या सैंपल के एट्रीब्यूट्स में पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पूरी की पूरी बात रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? अगर रख पा रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रॉ हुआ, है ना, और नहीं रख पा रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ। तो इसका मतलब रिसर्चर उस एट्रीब्यूट को भी पहले अपने जहन में रखे और फिर सैंपल के एट्रीब्यूट को भी रखे और तब अपना सैंपल ड्रॉ करे। आपका शोध प्रश्न क्या है, और उससे मैं चाहूँगा कि ये रिलेट हो जाएगा ताकि आपको भी और समझ में आ जाएगा। और इसको मैं संजय जी से पूछना चाहूँगा कि आपकी जो शोध समस्या है वो क्या है, फिर हम लोग पैरामीटर को और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद सर। मेरा जो शोध है वो जाति वृत्तात्मक अध्ययन है, और उसका जो शीर्षक है कि राजस्थान में शहरी जनजाति की बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन, नीतियों और उनकी अनुपालना के विशेष संदर्भ में। तो आप ये बताइए कि पैरामीटर हम किसको कहेंगे,
यदि मैं आप ही से प्रश्न पूछूं, क्योंकि अभी डॉक्टर जैन ने बहुत ही अच्छे से बताया कि ये पैरामीटर है। जहाँ तक मेरे समझ में आया है कि मेरा जो पॉपुलेशन होगा वो शहरिया जो जहाँ जहाँ रहते हैं पूरे राजस्थान में, वो मेरा पॉपुलेशन होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसमें से जिस क्षेत्र में मुझे अध्ययन करना है शहरीय जनजाति, जैसे कि 12 का जो तहसील है, शाहबाद और किशनगंज, ये मेरा जो है सैम्पलिंग होगा। अब इसमें से जो करेक्टर्स, आपका सैंपल होगा। जी सैंपल, ठीक है। जो करेक्टर्स, जो एट्रीब्यूट्स की जैसे सर ने बात कही, वो जो एट्रीब्यूट्स उनमें जो पाए जाएंगे वो जो है पैरामीटर होगा। हाँ, सहरिया ट्राइब्स में जितने भी एट्रीब्यूट्स, माने उन बालिकाओं का शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स पैरामीटर होगा। और जो आपने जो कहा कि मैं केवल 12 डिस्ट्रिक्ट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो 12 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सहरिया होंगे वो आपके सैंपल होंगे और उनके जितने भी फीचर्स होंगे वो स्टैटिस्टिक्स होगा। तो ये डिफरेंस है एक पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक्स में। हमारे पास जो सर एक प्रश्न में और पूछना चाहूँगा कि जैसा कि ये तो क्लियर हो गया कि पैरामीटर मेरा क्या होगा, लेकिन इस सैम्पलिंग का मेरा जो जाति वृत्तात्मक अध्ययन है उसमें इसकी क्या उपयोगिता होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, आपका बहुत ही वैध प्रश्न है और मैं जानता हूँ कि हर एक रिसर्चर के मन में बेसिकली ये प्रश्न उठता ही रहता है कि क्या होगी। अब देखिए कि जैसा कि आपने बताया कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके में सहरिया ट्राइब्स मौजूद होते हैं, जैसे आपको देखा जाए कि कोटा के भी कुछ खास सेगमेंट में अपने ये जो ट्राइब्स मौजूद होते हैं। लेकिन आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा कि आप कंप्लीट सहरिया जहाँ जहाँ रहते हैं उनका आप स्टडी कर सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप सारे सहरिया का, क्योंकि मेरे शोध का समय और श्रम और जो है आर्थिक स्थिति को भी देखना होगा, बिल्कुल, इसलिए संभव नहीं है। बिल्कुल। तो फिर आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे कि केवल आपने कहा कि जैसे जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आप बताइए कॉन्सेंट्रेशन किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है सहरिया का? 12 जनपद में ज़्यादा है और 12 जनपद के भी शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में ज़्यादा। बिल्कुल, यानी कि ये आपका अब क्या हो जाएगा कि सैंपल हो जाएगा। तो एज ए होल जो सहरिया ट्राइब्स के जो फीचर्स हैं वो तो पैरामीटर होगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते क्योंकि आप स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। तो अब आप जो 12 डिस्ट्रिक्ट के जो भी तहसील आप ले रहे हैं, उन सहरिया का जो फीचर है वो आपके लिए क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स। और उस स्टैटिस्टिक्स के आधार पे आप किसका अनुमान लगाएंगे? पैरामीटर। समझ में आ गया आपको? जी सर, राइट, धन्यवाद सर। हमारे बीच और जो शोध छात्र मौजूद हैं। मेरा जो शोध का क्षेत्र है भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन, उसमें मैं नक्सलवाद, क्षेत्रवाद को विशेष संदर्भ में लेते हुए इस पे स्टडी कर रहा हूँ। सर, ये मेरा जो क्षेत्र है ये काफी व्यापक है। इसमें मुझे समस्या है कि मेरा इसमें पैरामेट्रिक स्थितियाँ क्या होंगी, मैं कहाँ इनको कैसे कॉर्पोरेट कर पाऊंगा, इस स्थिति में मुझे बताइए सर। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि वाकई आपका जो रिसर्च का एरिया है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है, क्योंकि जैसे यदि हम देखें कि नक्सलवाद का, तो नक्सलवाद भी बहुत सारे राज्य में मौजूद है। जी, स्थिति अगर देखें तो 230 डिस्ट्रिक्टों में भारत में ये स्थिति है कि वहाँ नक्सलाइड एरिया काफ़ी क्षेत्र में। बिल्कुल, ये आपको बखूबी पता है। यदि मैं आपसे ये भी पूछूं कि आतंकवाद के से प्रभावित कौन कौन से एरिया हैं, तो आप किन किन राज्य का नाम लेंगे? अगर बॉर्डर की सीमा के जो नजदीक जो भी स्टेट आते हैं वो सभी इससे प्रभावित हैं। बिल्कुल, उनको देखें तो उसमें भारत के टोटल स्टेटों में से 18-19 स्टेट है जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे हम नक्सलाइट क्षेत्र को भी लेते हैं तो ये शुरू तो एक छोटी सी जगह से हुआ था, पश्चिम बंगाल की एक छोटे से स्थान पे नक्सलबाड़ी एक स्थान से हुआ था, और उसका मुख्य उद्देश्य ये भी था भी नहीं, जिसने जो मजूमदार जो थे उनका बेसिकली ये नहीं था कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो कि जिसको आतंकी रूप हो, वो था पॉजिटिव, पर ये था कि उन्होंने नेगेटिव रूप में लिया, नेगेटिव रूप में जो आ रहा है। तो इसलिए मुझे ये समस्या आ रही है इसके अंदर कि मेरा जो पॉपुलेशन है वो काफी विस्तृत है, तो मैं उसको इस नीचे तक अगर लेके आता हूँ तो फिर पैरामेट्रिक्स मेरे क्या होंगे, किस स्थिति में? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसा कि आपके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे आपका टेररिज्म है, नक्सलाइट है, ये एक भय की जो स्थिति है वो सारा आतंक है, सारा आतंक है जी। तो यदि आपसे आपने जैसा कहा कि 18 राज्य ऐसे हैं जी जी जिसमें टेररिज्म बहुत व्यापक रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, लेकिन एज ए रिसर्चर आप 18 राज्य का तो स्टडी नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, तो आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? आप सिलेक्शन करेंगे कि जहाँ पे इसका जो प्रभाव है बहुत ही ज्यादा है,
वो कैसे आपको पता चलेगा? तो आपको मीडिया के थ्रू आप उस प्रॉपर उस प्लेस को विजिट करके उसके आधार पे आप क्या करेंगे कि कुछ एरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जी जी। तो जिस स्टेट में आतंकवाद मौजूद है वो कंप्लीट आपका पॉपुलेशन है जी। राइट। और जहां आपने सेलेक्ट किया है, जैसे सपोज कि आपने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को लेना चाहता हूं क्योंकि वहां पे सबसे ज़्यादा इंटेंस ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ ये क्या हो गया आपके लिए? वो एक सैंपल हो गया। तो 18 स्टेट के टेररिज्म के जितने भी फीचर्स होंगे ये आपका पैरामीटर है। जी जी। राइट। और जो जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म और उनके जो फीचर्स होंगे वो बेसिकली वो स्टैटिस्टिक्स है और उसी के आधार पे एज ए होल टेररिज्म का आप अनुमान लगाएंगे। राइट। क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा कि आप कंप्लीट सारे डिस्ट्रिक्ट्स का या स्टेट्स का अध्ययन करें। मिराज जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मिराज जी, आप सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम मिराज है और मैं वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से मैं मीडिया का रिसर्च स्कॉलर हूँ। और सर मैं प्रोफेसर जैन सर से मैं जानना चाहता हूँ जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। मेरा टॉपिक है सर आई स्टडी ऑफ द स्टेटस चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी रेडियो एंड वेब रेडियो सर्विसेज इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू हायर एजुकेशन लर्नर्स। सर इस हमारे टॉपिक में पैरामीटर्स क्या होंगे? देखिए, आप कम्युनिटी रेडियो और वेब रेडियो है ना, इन दोनों क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के रेफरेंस में, है ना। तो अब हायर एजुकेशन के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आप किन को लेंगे, कौन कौन उस परिधि में उस परिक्षेत्र में आ सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनको आप एनालिस्ट करेंगे और उसके भीतर फिर आप अपना पॉपुलेशन ढूंढेंगे और उन पॉपुलेशंस के एट्रीब्यूट्स को लेंगे कि भाई ये कम्युनिटी रेडियो और वेब रेडियो की दृष्टि से मेरे लिए उपयोगी होंगे। तो इनके एट्रीब्यूट्स और उनके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। मिराज जी, एक मेरा प्रश्न है एज ए मतलब रिसर्चर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने पूछा प्रोफेसर जैन से कि बेसिकली हमारा क्या पैरामीटर होगा, क्या स्टैटिस्टिक्स होगा। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी जानकारी में कितनी जगह ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिटी रेडियो चल रहे हैं? अभी ओवरऑल एक रफ फिगर बताइए मुझे। सर जो ऑपरेशनल जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन इंडिया हैं वो उनका फिगर 174 है। राइट। तो 174 जो हुआ ये कंप्लीट आपका पॉपुलेशन है, राइट। और फिर क्या, मेरा एक प्रश्न है कि क्या 174 को स्टडी करना आपके लिए पॉसिबल होगा? नहीं सर, मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? सर ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में है और हमारे लिए यानी कि डिस्टेंस एक समस्या है, रिसोर्सेज एक समस्या है, आपका टाइम एक कंस्ट्रेंट है, बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये हुआ, फिर आप उसमें से कितना लग रहा है कि आप मतलब एक्सपर्टीज के साथ और इन डेप्थ स्टडी कर पाएंगे? सर मुझे लगता है कि चूंकि हमारा विश्वविद्यालय राजस्थान में कोटा में स्थित है, बिल्कुल, तो कोटा के आसपास जैसे वनस्थली विद्यापीठ है वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो है। एक टोंक में है एमिनेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ पे एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ यूपी लखनऊ से, वहाँ पे 3 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं। तो 5 तो ये हो गए और चूंकि देश की राजधानी दिल्ली है तो वहाँ पे 4 हैं, तो मैं वहाँ विजिट कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के 10 से 15 के बीच में। मीन्स क्या कि 10-15 तो ये आपका सैंपल हुआ, लेकिन ये रैंडम सैंपल हुआ या नॉन रैंडम हुआ? सर मुझे लगता है कि नॉन रैंडम हुआ। बहुत अच्छा, क्योंकि आप पर्पजिव, क्योंकि आप अपनी सुविधा के अनुसार की वनस्थली, चूंकि यूनिवर्सिटी राजस्थान में आपका लोकेटेड है तो वनस्थली आपके लिए कन्वीनियंट होगा, तो इसको कभी कभी कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर सिंह, एक इसमें मैं इंटरफेयर करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि साहब मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे वहाँ पर ये रहता हूँ, लेकिन एक शोधकर्ता को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 174 में से मुझे 15 लेने हैं और 15 में से मुझे 10 मेरे यहाँ रहने वाले मिल रहे हैं, लेकिन क्या मैं जो 10 मिल रहे हैं वो मेरी उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत अगर मेरी उस रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रहे हैं
तो मैं उन 10 को नहीं ले सर सकता, का मुझे इशारा थोड़ा है दूर कि जाना वो पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए। चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा यूनिट आपने सेलेक्ट कर लिया जो कि उस पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं रहा। कर ही ना, तो फिर हम नहीं लेंगे, तो फिर पर्पस का मतलब ये नहीं हुआ, है ना। तो राइट, तो आज का जो ये डिस्कोर्स था कि सैम्पलिंग रिसर्च प्रोसेस में आप जानते हैं कि सैंपल और सैम्पलिंग सुनते ही एक लगता है कि क्यूरियोसिटी भी होती है और एक थोड़ा ये भी लगता है कि इस सारी टेक्निकलिटी को हमें जानना चाहिए। तो आज के इस डिस्कशन पैनल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन क्या है, पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या है। अब जो दूसरे डिस्कशन पैनल में हम लोग अब जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या होता है और सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन पैनल में हम लोग अब सैम्पलिंग के टेक्निक्स के जितने भी टाइप्स होते हैं उनका हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।